Hello everyone, बच्चा पार्टी। My name is कार्तिकेय पांडे and I have done my BTech from IIT BHU। बच्चों, ये आपके सामने जो वीडियो में दिख रहा है 10 NLM questions do or die, what does it stands for? कहने का मतलब ये कि ऐसा मैंने क्यों बोला है वो अभी आपको देख के समझ में आ जाएगा। मैंने वो क्वेश्चन चूज करे जो कि नीट में आ चुके हैं और साथ में ऐसे क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस 100% है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यदि ये बच्चे से बनते हैं मतलब एक तरह से उससे बेसिक्स ऑफ एनएलएम बन रहा पूरा। तो मेरा ये मानना है कि तुम हर चैप्टर में ऐसे 10-10 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो एट द एंड ऑफ डे आप कहीं ना कहीं 400 क्वेश्चंस डेवलप करके मतलब तैयार करके जाओगे एग्जाम हॉल से पहले। वो 400 क्वेश्चंस में से गिरी हालत में भी आपके यदि 30 से 35 भी रिपीट हो गए तो आपका तो लाइफ झिंगा वाला है। सिंपल सा लॉजिक है कि आपको बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कहीं पे एक शॉर्ट नोट्स में अलग से बना लेने हैं, जिससे कि बाद में लास्ट में एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार आप शॉर्ट रिवीजन करके जाएं। ओके, तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने पिक करे मैं हर चैप्टर के स्टार्ट कर दूंगा, हर चैप्टर के अपलोड कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन से चैप्टर्स के आपको चाहिए। अकॉर्डिंगली आई विल लाइक ऐड अप द क्वेश्चंस। जैसे जैसे आप बोलेंगे मैं ऐड करते जाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैंने एनएलएम से स्टार्ट किया है, ठीक है। सो मैंने ये क्वेश्चन चूज किए, एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस शो करता हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई टफ क्वेश्चन लेने की कोशिश करी, नहीं, मैं ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, टफ क्वेश्चन करा सकता हूं। नो, नॉट एट ऑल। मैं बस ये कराने की कोशिश कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन करिए जिससे आपके नीट में आपके स्कोर एश्योर हो सके कि आप अच्छा करोगे, बस वो क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे यदि ध्यान से देखिए तो हम लोगों ने क्या चूज करा है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसमें बोला रिलेशन F इज इक्वल्स टू ma कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इफ। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, वो तो ये होता है कि फोर्स F इज इक्वल टू dp बाई dt, दैट्स इट, कंसीडरिंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1। अब यदि हम इसको लिखने जाएंगे तो क्या लिखते हैं, m इंटू v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यदि इसको हम और फर्दर यूज करके डिफरेंशिएट करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, m इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। अब सोच के देखो फॉर अ मोमेंट, यदि मास तुम्हारा कांस्टेंट हो, यदि मास तुम्हारा कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है कि डी एम बाई डी टी जीरो होगा और आपका रिजल्ट बन जाएगा m इंटू ए वैक्टर। डी बाई डी टी क्या होता है, ए वैक्टर ही तो होता है बेटा, तो वहां से आ जाएगा एम ए वैक्टर। लेकिन मुद्दा ये है कि ये बात तो आप तब लगा पाएंगे ना जब आपका मास कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि F इज इक्वल्स टू एम ए वाला रिलेशन हम तब ला सकते हैं जब हमारा मास कांस्टेंट हो। तो उस लॉजिक के हिसाब से फोर्स डिपेंड ऑन टाइम, नो, मोमेंटम डिपेंड ऑन टाइम, अरे भैया तो टाइम पर डिपेंड करेंगे ही ना। एक्सीलरेशन ऑन डिपेंड ऑन टाइम हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास डिपेंड्स ऑन टाइम, यस, यदि आपका मास डिपेंड कर रहा टाइम पे तो उस कंडीशन पे आपका ये वाला टर्म भी फिर जीरो नहीं होगा और आपका ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब देखिए, ये न्यूटन सेकंड लॉ का एक तरह से मतलब ये समझ लीजिए कि स्पेसिफिक कंडीशन वाला केस हो गया। और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस तरह क्वेश्चन में नीट में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला इनर्शिया से, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which the body is unable to change by itself the state of rest, एकदम सही है। unable to change by itself the state of uniform motion, ये भी सही है, क्योंकि यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स ना लगाया जाए। unable to change by itself the direction of motion, yes, एकदम सही है, ये भी सही है। आगे बोल रहा है unable to change by itself the state of rest or of uniform motion। अब देखिए मुद्दा ये है कि यहाँ पे हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है इन चारों में से। तो जो सबसे लास्ट वाला है, जब उसने यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया मतलब उसने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड। मतलब उसने दोनों बातें बोल दी कि यदि बॉडी मोशन में है, यदि 10 की वेलोसिटी 10 की स्पीड चल रही है तो 10 की स्पीड से चलेगी, और यदि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी। और साथ में उसने ये भी बोल दिया कि वो रेस्ट में रही तो रेस्ट पे ही रहेगी। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि हम इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन चीजें ऐड करते हैं, उन तीनों चीजों को इसने फोर्थ ऑप्शन में कलेक्टिवली बोल दिया है। अब देखिए, आप एक बात देख पा रहे होंगे, न्यूटन लॉज का आइडिया होता तो आप पहला क्वेश्चन बना पाते। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, सॉरी, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आइडिया होता तो आप ये दूसरा क्वेश्चन बना पाते। मतलब मैं टफ क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं वैरायटी ले रहा हूं, मैं वो ले रहा हूं जो आपसे आना चाहिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग से रिलेटेड। अब इसमें क्या है,
अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड थ्रू द टू लाइट स्प्रिंग्स। पहले बात तो समझ लीजिए, लाइट स्प्रिंग बैलेंस हो या कोई लाइट वायर हो या कोई एक लाइट स्ट्रिंग हो, मासलेस स्ट्रिंग हो, तो टेंशन कभी भी चेंज नहीं होता। तो जो एक पॉइंट का टेंशन होगा वही टेंशन हर पॉइंट का होने वाला है। क्लियर है क्या? तो उस लॉजिक के हिसाब से जो यहाँ का टेंशन वही यहाँ का टेंशन, वही यहाँ का टेंशन, वही यहाँ का टेंशन और वही यहाँ का टेंशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो टेंशन है वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है। तो उस लॉजिक के हिसाब से बोथ द स्केल्स विल रीड 10 kg। यस, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो तो टी ऊपर की ओर लग रहा होगा, mg नीचे की ओर लग रहा होगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू mg के अकॉर्डिंग यदि मैं चलूं और मान लो स्केल कैलिब्रेटेड है जिसकी वजह से वो मास शो कर रहा मान लो, तो यहाँ से 10 शो करेगा, तो t की वैल्यू 10 आ रही है और उस लॉजिक के हिसाब से जो यहाँ का टेंशन वही यहाँ का, वही यहाँ का, वही यहाँ का, वही यहाँ का, तो हर पॉइंट का टेंशन सेम आएगा, दैट इज 10। ओके, तो इस वजह से रीडिंग 10 ही आएगी। अब जैसे उसने देखो बाद में बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया उसने, बोथ स्केल्स विल रीड 5 kg। हट बे, कुछ भी मतलब आधा आधा थोड़ी बटेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सब नहीं होता यहाँ पे, बंटवारा नहीं है। अपर स्केल विल रीड 10 kg और लोअर विल 0। भाई लोअर को क्या है मतलब, हाँ सबको बराबर मिलने का। रीडिंग्स मे बी एनीथिंग बट देयर सम विल बी 10 kg, ऐसे कैसे कुछ भी नहीं, हर का आंसर होगा 10 kg। ओके, तो ये अब देखो यहाँ क्या हुआ, स्प्रिंग का भी आइडिया आपको लगा, और यदि आपको आइडियल वायर या आइडियल स्प्रिंग दी जाए तो क्या होता है उसका आइडिया लगा, और आपको टेंशन कैसे निकालना होगा, और ये रीडिंग का मतलब क्या होता है, वेट का जो रीडिंग है वो क्या है, तो एक्चुअली वो टेंशन है। तो ये आपको यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीखे, आप जितने भी क्वेश्चन करते जाएंगे उसमें आप कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। ये देखिए ध्यान से, नाउ 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों में से फोर्स लगाया जा रहा है, कितना फोर्स लगाया है यहाँ पे, 12 न्यूटन फोर्स लगाया है, कितना लगाया, 12 न्यूटन। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि द कनेक्टेड फोर्स एक्टिंग ऑन मास m3, मतलब m3 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो मान लो मैंने इसे नॉर्मल रिएक्शन n3 बोल दिया, क्या बोल दिया, n3 बोल दिया। तो मैं सिंपली इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। पहले तो मैं चाहूँ तो फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो ट्रिक से कर सकता हूँ। तो मैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम से कराता हूँ, क्योंकि ये तीनों एक साथ चल रही होंगी ये बॉडीज, तो मैं सिंपली क्या बोल दूंगा, तीनों का जो एक्सीलरेशन होगा वो सबका एक्सीलरेशन सेम आएगा। तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू f अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो उस लॉजिक के हिसाब से क्या आ गया, f तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे, f इज 12 न्यूटन अपॉन टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6। तो यहाँ से आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ इस पर्टिकुलर m3 का BD बनाइए, तो m3 के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो m3 के ऊपर इधर से एक फोर्स लग रहा होगा n3 जो हमें निकालना है, और इसका एक्सीलरेशन कितना आया बेटा, 2 आया है। ठीक है, और इसका मास कितना है, इसका मास है 3 kg। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, n3 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास 3 इनटू 2 एक्सीलरेशन दैट इज 6 न्यूटन इज द आंसर। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6 न्यूटन। ऑप्शन मैंने नहीं दिए, कट कर दिए, क्योंकि जहां से मैंने ये उठाया क्वेश्चन तो आप पे वाटर मार्क डला हुआ था, तो वो पोर्शन कट करना पड़ा, तो दैट्स व्हाई 6 न्यूटन इज मिसिंग, बट ठीक है 6 न्यूटन इज द आंसर। ओके, अच्छा इसको हम ट्रिक से भी कर सकते थे। ट्रिक क्या होती है, मैंने यदि आप लोगों ने कभी मेरी वीडियो देखी हो शॉर्ट्स में, तो मैंने एक वीडियो डाली थी ऐसे ही, कुछ लड़कियों को नचाया वचाया था उसमें, और फिर उसमें एक मैंने ट्रिक डाली थी, तो उसमें मैंने बताया था कि इधर का फोर्स उधर का मास प्लस उधर का फोर्स इधर का मास डिवाइड बाई टोटल मास। तो जैसे देखिए n3 निकालना ना मुझे, तो n3 के इधर टोटल मास कितना है बेटा, देखो तो n3 के इधर टोटल कितना मास है, m1 प्लस m2, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 3 kg हो गया। और उस पर्टिकुलर लाइन के जहाँ पे n3 निकालनी है मुझे, उसके इधर भी कितना है 3 kg, और इधर का फोर्स कितना बेटा, इधर का फोर्स है 12 न्यूटन, इधर का फोर्स कितना बेटा 0 न्यूटन। तो ऑलवेज याद रखिएगा n3 इज इक्वल टू लिखिएगा इधर का फोर्स इंटू इधर का मास, इधर का फोर्स इंटू इधर का मास। ठीक है, तो चलिए लिखेगा, उधर का फोर्स कितना है 12 और इधर का मास कितना है 3, प्लस इधर का फोर्स कितना है बेटा 0, उधर का मास कितना है 3, डिवाइड बाई टोटल मास कितना है बेटा, टोटल मास कितना है, तो 3 प्लस 3 दैट इज 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, ये 6 गया तो 2 आया, 2 आया तो क्या आया 6 न्यूटन, 6 न्यूटन इज द आंसर। गॉट इट। तो आप चाहे ट्रिक से करिए चाहे फ्री बॉडी डायग्राम बना करिए, आप दोनों तरीके से आप आंसर पा जाएंगे। क्लियर है। मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मतलब मैं एज अ होमवर्क भी छोड़ दूंगा। नाउ अगला क्वेश्चन, अ लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ द ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द वेट ऑफ मैन इज इंक्रीज्ड बाय। तो हम सब जानते हैं कि जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है तो हमारा जो वेट का रीडिंग आता है वो कितना आता है, जैसे एक्चुअल वेट जो होता है W रियल जो होता है वो तो हमारा mg होता, लेकिन जब अब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो फिर उस कंडीशन में W अपेरेंट वेट क्या दिखाई देता है m इंटू जी प्लस ए। सिंपल सा लॉजिक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका जो नया एक्सीलरेशन है वो है 4, तो उस लॉजिक के हिसाब से m इंटू जी प्लस 4
मतलब एक तरह से देखा है तो कितना हो जाएगा ये आपका यदि मान लीजिए रहा होगा 10m, ये रहा होगा 10m, जी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 14m। ठीक, तो पहले कितना वेट शो हो रहा था 10m, अब कितना शो हो रहा है 14m, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, तो 14m दैट इज योर न्यू वेट माइनस इनिशियल वेट 10m डिवाइड बाय इनिशियल वेट इनटू 100, परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे ही कराया तो m से m कैंसिल, 10 से 10 मतलब 10 और एक 4 बचा रह जाएगा ऊपर, एक 10 इधर कैंसिल कर लो तो इधर एक 0 बचा रह जाएगा, तो एक 10 बचा रह गया। ठीक है, और ऊपर आ गया 4, तो 40% इज द करेक्ट आंसर। 4 into 10 दैट इज 40%। तो कितने परसेंट का वेट इंक्रीज हो गया 40% का। अच्छा, यदि यहीं पे लिफ्ट डाउनवर्ड गई होती तो वेट डिक्रीज होता, क्योंकि उस कंडीशन में तुम्हारा अपेरेंट वेट क्या होता m into g minus a। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर गए होते हैं नीचे की ओर आए होते तो वेट में कोई चेंजेस ना आते। तो ये देखिए अब आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट। तो मैं मतलब मेनली अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि यदि आपने 10 से 12 क्वेश्चन किए तो आप पूरा चैप्टर लगभग रिवाइज कर लेंगे मात्र इसकी मदद से ना। हम आगे बढ़ते थोड़ा ध्यान से। नाउ एक अगला क्वेश्चन, अब ये कांस्टेंट मोशन का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पॉइंट पी और क्यू को खींचा जा रहा है। ओके, इसको इधर की ओर खींच रहा हूँ यू की वेलोसिटी से, इसको भी इधर की ओर खींच रहा हूँ यू की वेलोसिटी से। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आपको बताना है कि एम कितने वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, इस पूरी वायर को यदि मैं बताऊं, ध्यान से देखो, ये जो वायर गई है ऐसे, तो इसका एक एंड इधर की ओर भाग रहा है यू से, और ये पर्टिकुलर बॉडी का पॉइंट भाग रहा है इधर की ओर भी से। अब ये एंगल थीटा है, सोच के देखो फॉर अ मोमेंट कि इस पॉइंट की इधर की ओर वेलोसिटी कितनी आएगी, यदि इधर की ओर वेलोसिटी भी है तो इधर की ओर कितनी आ जाएगी v cos थीटा। सिंपल सा लॉजिक है, v का कंपोनेंट। अब देखो एक चीज देखो, तुम एक वायर है, उस वायर को ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस वायर का एक एंड इधर की ओर भाग रहा है u से, ये, और ये एंड इधर की ओर कितने से भाग रहा है v cos थीटा से। अब सोच के देखो किसी भी वायर के लिए यदि ये एंड का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो वायर टूट जाएगी, और यदि ये एंड का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो वायर ढीली हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब वायर की लेंथ कांस्टेंट है, और वायर की लेंथ कांस्टेंट है मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों सेम रहने वाली है, मतलब u इज इक्वल्स टू v cos थीटा। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, u by cos थीटा। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ IIT JEE 2004 आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको पूछी जाती है, इस तरीके से। कांस्टेंट मोशन का क्वेश्चन था, सिंपल सा था, दुनिया भर में कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। नो डाउट आप लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख करके डिफरेंशिएट कर सकते थे, फिर sin थीटा cos थीटा इन्वॉल्व करा सकते थे और रिजल्ट आ जाता। दैट इज आल्सो वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, बट आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर दैट। ऐसे मत जाइए, उधर के लिए मत जाइए, एकदम टाइम मत किल करिए। आप सीधा टू द पॉइंट रहिए कि वायर के दोनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, दैट्स इट। यदि सेम आएगी तो उस कंडीशन पे वायर की लेंथ मतलब वायर ब्रेक नहीं करेगी या फिर वायर ढीली नहीं पड़ेगी। ओके, ना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। अब देखिए ये क्या हो गया, ये मल्टीपल पुली सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे आपका मात्र बीडी बनाने से काम नहीं बनेगा, अब आपको यहाँ पे कांस्टेंट मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों का, सॉरी न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, इन दोनों का आइडिया होना चाहिए आपको। कांस्टेंट मोशन से आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा, तो चलिए हम दोनों का एक्सीलरेशन निकाले दे रहे हैं। सिंपली कभी भी आपको कांस्टेंट रिलेशन लिखना हो तो आप बिना टेंशन के मान लीजिए इसका इधर की ओर गया होगा, एक लाइन में ध्यान से देखिएगा, इधर इसका इधर की ओर गया होगा मान लो वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन रहा होगा इधर की ओर a1 और इसका ऊपर की ओर रहा होगा a2। ठीक है, अपने मन से मान लीजिए बिना टेंशन के। अच्छा, अब टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए पूरे में, t t t, तो क्योंकि यहाँ t है तो यहाँ हो जाएगा 2t। सिंपल सा लॉजिक है QT ना। ध्यान से अब ध्यान से देखो, ऊपर की ओर t लग रहा है, इधर की ओर a1 है, ठीक है, इधर की ओर क्या लग रहा है 2t लग रहा है, और इधर की ओर क्या डिस्प्ले एक्सीलरेशन है a2 है। अच्छी बात है। अब याद रखिएगा बिना किसी टेंशन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो पॉजिटिव साइन लीजिएगा। एक्चुअली एक लॉजिक होता है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन अ होल सिस्टम विल ऑलवेज बी जीरो इफ द सिस्टम इज रिजिड बॉडी सिस्टम, लेकिन मैं वो सब पढ़ाने यहाँ नहीं जाऊंगा, इस वजह से मैं सीधा सीधा ट्रिक समझा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट एक तरह का। यदि टेंशन इधर की ओर लग रहा है और एक्सीलरेशन इधर की ओर है तो याद रखिएगा पॉजिटिव का प्लस टी इंटू ए लिखिएगा। टेंशन इधर लग रहा है बट एक्सीलरेशन इधर की ओर है तो उस कंडीशन में माइनस का टी ए लिखिएगा। ओके, तो चलिए बॉडी ए के लिए सोचिए, बॉडी ए के लिए टेंशन ऊपर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो माइनस का टी इंटू ए1। ना प्लस इस पे टेंशन ऊपर की ओर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है तो 2t टेंशन है इंटू a2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ t से t उड़ा दीजिए तो a1 इज इक्वल्स टू 2a2 रिलेशन आ गया। एक रिलेशन ये हो गया आपका। अच्छा, अब चलिए 1 kg वाली बॉडी के लिए बीडी बनाइए। 1 kg वाली बॉडी के लिए जब बीडी बनाएंगे तो ऊपर की ओर क्या आ रहा होगा, ऊपर की ओर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, तो टेंशन 2t, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आ रहा होगा 1g, तो 1g को मैं सीधा 10 लिख दूं क्या, 10 लिख देता हूं, और इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर a2,
तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो उस लॉजिक के हिसाब से 2t - 10 इज इक्वल्स टू उसका मास कितना है 1 इंटू उसका एक्सीलरेशन दैट इज a2। क्लियर है क्या, 2t - 10 इज इक्वल्स टू a2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ 2 kg के लिए बात करते हैं। जो ये 2 kg है तो 2 kg पे ध्यान से देखो तो ऊपर की ओर टेंशन t लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा 20, 2 इंटू जी दैट इज 20 एंड एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 20 - t इज इक्वल्स टू 2 इंटू a1। ठीक है ना, ध्यान से देखो तो जहां भी मेरे को a2 की जरूरत हो, मेरे को किसका आंसर निकालना है, मुझे ब्लॉक ए का निकालना है ना, मतलब मुझे a1 निकालना है, आई वांट a1, तो मुझे a2 को रिप्लेस करना है। तो जहां भी a2 की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं a1/2 लिख सकता हूं। तो चलो इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा a1/2। इसको और अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 - 20 इज इक्वल्स टू a1। तो एक इक्वेशन ये हो गई हमारी और एक इक्वेशन ये हो गई हमारी। हम इन दोनों को ऐड कर दें क्या, जैसे ही ऐड करेंगे दोनों को तो प्लस का 20 माइनस का 20 उड़ जाएगा और ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, क्योंकि मैं गलत लिखने में माहिर हूँ मुझे पता है। नहीं, मैं गलत लिख कर सकता हूँ, मैं कैसे गलत लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं। चलिए दोनों को ऐड करते हैं। तो जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये हो जाएगा हमारा 40। वैसे मेरे को टी भी गायब करना है ना, तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। सो यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाले इक्वेशन में, पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला 40 गायब हो जाएगा। तो ये कैसा दिखाई देगी 80 - 40 इज इक्वल्स टू 8a1। ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है ना। सो नाउ ध्यान से इसको और इसको ऐड करिए तो प्लस का 40 माइनस का 40 गायब हो जाएगा और 80 - 20 इज इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा a1 + 8a1 दैट इज 9a1। तो ये कितना बन जाएगा आपका 60/9 इज इक्वल्स टू a1। तो 60 को इसको मैं लिख सकता था 6g 10 × 6/9 इज इक्वल्स टू a1। सॉल्व किया तो ये कितना आ गया मेरा 2g/3, 3 से 3 कट गया, दैट इज योर a1 2g/3 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 2g/3 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज योर आंसर। क्लियर है क्या। या फिर चाहते तो इसके ट्रिक्स भी होते हैं कई सारे, आप YouTube में वीडियो देख लीजिएगा, मेरे बहुत सारे मैंने ट्रिक डाल रखे हैं कि एक लाइन में कैसे लिखते हैं। बाय द वे मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट सिखाया, क्योंकि जब कहीं रहे ना डू और डाई तो अच्छे से ही सीखते हैं ना, फिर इसलिए मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाया अच्छे से। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इस बारे में बोल रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। आपको बताना है एक्सीलरेशन इन दोनों बॉडीज का mm मासेस का, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो बिना किसी टेंशन के जो mg का इधर की ओर कंपोनेंट लग रहा होगा उसको लिख लीजिए पहले। तो इधर की ओर कितना लग रहा होगा mg sin 37, इधर की ओर कितना लग रहा होगा mg sin 53, mg sin 53। ना ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको पकड़ के ओपन कर दूं, पकड़ के ऐसे खोल दूं तो कैसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। जैसे इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है mg इंटू साइन 53, साइन 53 मतलब 4/5 एंड mg साइन 37 मतलब कितना mg इंटू 3/5। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आया बेटा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है टोटल फोर्स ऑन अ सिस्टम डिवाइड बाय टोटल मास। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तब लॉजिक लगा सकते हैं जब सब एक ही एक्सीलरेशन से भाग रहे हो। जैसे पिछली बार क्यों नहीं लगा ये चीज, क्योंकि पिछली बार सब एक एक्सीलरेशन से नहीं भाग रहे, दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो दोनों एक ही एक्सीलरेशन चलेंगे। यदि ये इधर की ओर ए से जाएगा तो ये ए से ऊपर जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए नेट फोर्स कितना आ गया 4mg/5 माइनस 3mg/5 अपॉन टोटल मास दैट इज 2m, m + m। ना ये कितना हो गया बेटा, ये आ गया g/5 mg/5 mg/5 इंटू 2m। ना m से m कैंसिल हो गया और 5g 10 से कैंसिल हुआ, 5 × 2 तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज योर आंसर। सो 1 मीटर पर सेकंड इज वेयर इज द आंसर। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी नीट में आते हैं, मुंह तोड़ दूंगा मैं। इस साल नीट का पेपर जाके देख लेना 2024 का, नॉर्मल निकालने को आया था बस एक लाइन का, इधर का फोर्स इंटू उधर का मास डिवाइड बाय टोटल मास, दैट्स इट, इतना करना था, एक लाइन में आंसर आता। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे 3 ब्लॉक्स m1 m2 m3 आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर, ओके। आपको टेंशन T3 की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे कितना लगा रहा है 40 न्यूटन। अब आपसे मांग रहा है टेंशन T2। तो देखो एक बार मैं आपको FBD निकाल के सिखा चुका हूँ, ठीक। अभी मैं सिखाता हूँ किससे, शॉर्टकट से। तो इधर का टोटल मास याद आ गया क्या, उधर का फोर्स और इधर का मास, इधर का फोर्स कितना बेटा 0 न्यूटन इंटू इधर का मास
डिवाइड बाई टोटल मास। तो चलो लिखते हूँ मैं T2 इज इक्वल्स टू, इधर का फोर्स कितना है 40 इंटू उधर का मास कितना है, तो m1 प्लस m2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10 प्लस 6 दैट इज 16 प्लस इधर का फोर्स कितना है 0, देखो ना 0 न्यूटन लग रहा है इधर से, जो भी कोई फोर्स ही नहीं तो 0 न्यूटन मान लिया। और इधर का मास कितना है m3 कितना है बेटा 4 डिवाइड बाई टोटल मास कितना है, तो 10 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 20। तो ना ये गया तो ये आ गया 32 न्यूटन इज योर आंसर इन 10 सेकंड्स। 32 न्यूटन इज योर आंसर। ओके, सो इस तरीके से तुम्हें इजीली आंसर लिख लेना था। सो दिस वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ना आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है वेसल्स एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक इनटू 3 पीसेस। ठीक है, तो मान लो एक हमारे पास ऐसे वेसल है 3 पीसेस में टूटने वाली है। बोल रहा है 2 इक्वल मासेस है जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर भाग रहे हैं with speed 30 मीटर पर सेकंड एंड थर्ड पीस which has 3 times the mass of each pieces। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये 2 पीस इधर गए हैं लाइक एक ऐसा और एक इधर गया है लाइक दिस m और m, और एक तीसरा पीस है 3m जो कि इधर गया है। ठीक है, अब मेरे मन में क्वेश्चन, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि 3m इधर की ओर गया होगा, उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मैं कहा भाई मुझे पता है, देख मैं टीचर हूं। अरे मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, देयर इज अ रीजन इज दैट कि ये m और ये m दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भाग रहे हैं और दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहे हैं, सेम वेलोसिटी से भाग रहे हैं। तो उस कंडीशन पे दोनों का जो रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम आएगा वो इधर की ओर आएगा। उसको बैलेंस करने के लिए तीसरे वाले को इधर की ओर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेसल शुरुआत में रेस्ट में थी ना, तो जब शुरुआत में वेसल रेस्ट में थी तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या कंसीडर करना पड़ेगा 0। तो वेसल के फटने के बाद भी नेट लीनियर मोमेंटम तो 0 ही आना चाहिए। तो यदि 2 इधर जा रहे हैं और उनका लीनियर मोमेंटम इधर आ रहा है तो तीसरे वाले का मजबूरी है कि इधर की ओर जाना पड़ेगा जिससे कि वो इसको बैलेंस कर सके और नेट 0 ला सके। तो चलिए, इसका वेलोसिटी कितना है 30, इसका वेलोसिटी कितना है 30, तो इन दोनों का लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा 30m। तो इनका रिजल्टेंट इधर की ओर कितना आएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे है। तो जब कभी भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है √a² + b²। तो 30m का होल स्क्वायर प्लस 30m का होल स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा लिख देता हूं मैं 30√2m। इतना लीनियर मोमेंटम इधर की ओर है। इसका वेलोसिटी मैंने v मान लिया थर्ड वाले का। ठीक है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा 3m भी। और हम सब अभी अभी ये बात समझे कि इसका और इनका बराबर होना चाहिए तभी तो कैंसिल आउट कराएंगे। तो लॉजिक के हिसाब से 3m भी मस्ट बी इक्वल्स टू 30√2m। कैंसिल कराया तो m से m कट गया, b की वैल्यू आ गई 10√2। अच्छा, और एंगल की बात करें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि ये 45 डिग्री है, बीचों बीच होगा, तो बैलेंस करने के हिसाब से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो टोटल एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, 135 डिग्री आ रहा है, 10√2 एंड 135 डिग्री। क्लियर है क्या? बाय द वे आपको वेलोसिटी निकालने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि चारों ऑप्शन 10√2 थे, तो देयर वाज नो नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। लेकिन मैंने इसलिए सॉल्व करा के दिखाया आपको कि मुझे क्वेश्चन सिखाना था, आंसर नहीं निकाल के दिखाना था। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको ये चीजें करा के दिखा दी। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो, आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे भी एक क्वेश्चन कर लिया आसान से। तो इस तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। अभी आपके लिए मैं 2-3 होमवर्क छोड़ के जाऊंगा, ठीक, जिससे कि आप भी थोड़ा बहुत ट्राई करें। एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपको फोर्स एक्सर्टेड बताना ऑन द वॉल। तो आप बहुत ही सिंपली क्या कर सकते हैं, फोर्स निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, F डेल्टा T इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो इस केस का जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ जाएगा वो 2mv sin 30 आ जाएगा, या 2mv sin 60 सॉरी आ जाएगा। तो उसको F डेल्टा T के इक्वेट करा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। हिंट दे दिया मैंने। फिर एक क्वेश्चन इसमें भी है, वही फिर से F डेल्टा T इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा P। ठीक है, इसका भी हिंट यही है, मैं हिंट देके जा रहा हूं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है, इसमें आपको क्या करना, सिंपली FBD बनाना है और इधर की ओर लगने वाला जो टेंशन है उसका एक कंपोनेंट इस पर्टिकुलर mg को बैलेंस कराएगा और ये पर्टिकुलर 50 न्यूटन इस कंपोनेंट को बैलेंस कराएगा। दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस लिखने के बाद इक्वेशंस जो आएंगे उनको डिवाइड करिएगा और आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दे दिए। ओके, तो अभी आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले मुझे कमेंट करिए और ये बताइए कि क्या आपको किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए, मतलब किसी और टॉपिक पे आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए क्या, डू यू लाइक वांट समथिंग एल्स। और उसके अलावा आप ये भी बताइए कि क्या मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ाऊं, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, क्योंकि आपका ऑनेस्ट सजेशन बहुत मैटर करेगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो डू दैट। थैंक यू, टेक केयर।
और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। लव यू ऑल।